उसकी बहन रेखा स्टोव की ओर झुकी खड़ी है। उसने उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है। जब उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो मैंने उसके पास जाकर उसे हिलाकर देखा तो पता लगा कि वह मर चुकी है। उसकी देह ठंडे पत्थर जैसी और हाथ पैर अकड़ गए थे। इतना कहकर हाबुल फिर से सिसकने लगा। मैं क्या करूं ब्योमकेशदा? पिताजी यहाँ नहीं हैं, इसलिए मैं आपके पास भागा आया हूँ। रेखा मर गई, हे भगवान! यह कैसे हो गया? ब्योमकेश दा हाबुल की दशा देखकर मुझे भी दया आ गई। ब्योमकेश ने कंधों पर हाथ रखकर कहा, हाबुल, अपने को संभालो भाई, संकट में हिम्मत नहीं हारते। अच्छा यह बताओ कि रेखा को क्या कोई बीमारी थी? कोई हृदय की बीमारी? मैं नहीं जानता, मैं नहीं समझता ऐसा कुछ था। क्या उम्र थी? 16 वर्ष। वह मेरे से 2 वर्ष छोटी है। क्या उसे हाल ही में बेरी बेरी या कोई अन्य बीमारी हुई हो? नहीं। ब्योमकेश ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। जब तक मैं स्वयं न देख लूं क्या हुआ है, तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता। तुम अपने पिता को तुरंत आने को कहो। लेकिन रुको, अभी जरूरी है कि हमें एक डॉक्टर मिले। दौरुद्रा तो तुम्हारे बगल में ही रहते हैं, तब चलो, आओ अजित। जल्दी ही हम देवकुमार बाबू के घर पहुंच गए। घर सामने से तिकोना था, जैसे दोनों तरफ बने घरों ने इस घर को दोनों ओर से घेरकर तिकोनिया कर दिया हो। इसलिए नीचे एक कमरा और रसोई दिखाई दी। उसके साथ भंडार घर और पीछे बाथरूम था। घर के दरवाजे पर पहुंचते हुए हमें दिखाई दिया, एक महिला खड़ी चीख रही है। स्वर में परेशानी और व्याकुलता थी, लेकिन शोक का आभास कतई नहीं था। स्पष्ट था कि महिला अपनी युवा पुत्री के मरने के शोक से चिल्ला रही है। दरवाजे पर एक बूढ़ा नौकर दिग्भ्रमित होकर खड़ा था। ब्योमकेश ने उससे कहा, तुम यहाँ काम करते हो, न जाओ, सामने के घर से डॉक्टर बाबू को बुला लाओ। कुछ काम मिल जाने से वह खुश होकर बोला, जी सर, और चला गया। हम लोग हाबुल के साथ अंदर दाखिल हुए। जिस महिला की चीख हमें बाहर से सुनाई दी थी, वह सीढ़ियों के नीचे खड़ी चिल्ला चिल्लाकर अपने से ही बात करती जा रही थी। हमारे कदमों की आवाज से उसने चौंककर हमें अजीब नजरों से देखा कि हाबुल के साथ 2 अजनबी आ रहे हैं, तो जल्दी से औंचल ढककर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गई। चढ़ते समय मैंने उसके चेहरे की झलक से महसूस किया कि उसे हमारा आना अच्छा नहीं लगा। झलक के तुरंत बाद उसने चेहरे को औंचल से छिपा लिया। हाबुल धीरे से बड़बड़ाया, मेरी मौत है, ओह अच्छा। ब्योमकेश ने कहा, रसोई किधर है? हाबुल ने छोटे से चौक की ओर इशारा कर दिया। उसके बगल में छोटे छोटे कमरे थे। सबसे बड़ा कमरा रसोई घर था। बाहर नल लगा था, जिसकी टपकती बूंदों से वह स्थान चिकना हो गया था। हमने अपने जूते उतार दिए और अंदर गए। कमरे में रोशनी की कमी थी। कोई खिलाड़ी भी नहीं थी। हाबुल ने आगे बढ़कर रसोई का स्विच दबाया, जिससे एक मटमैला प्रकाश फैला और हमें साफ दिखाई देने लगा। दरवाजे के सामने वाली दीवार से सटे 2 कोयले के चूल्हे एक ऊंचाई पर बने हुए थे, जिनमें कोयला भरा था, पर उनमें जला हुआ एक भी न था। एक चूल्हे के सामने एक लड़की आगे को झुकी खड़ी थी, जैसे पूजा कर रही हो। उसका सिर आगे की तरफ झुका हुआ था। एक हाथ नीचे लटका झूल रहा था, लेकिन सिर से देखने में नहीं लगता था कि उसके देह में जान नहीं है। ब्योमकेश ने झुककर उसके हाथ की कलाई पकड़कर नब्ज देखी। उसके चेहरे को देखकर मैं जान गया कि उसको नब्ज नहीं मिली। उसके हाथ को देखकर ब्योमकेश ने उसके मुंह को उठाने की कोशिश की। वह थोड़ा सा ही ऊपर उठा सका, क्योंकि अब तक सारे शरीर में ऐंठन जम गई थी। देखने में लड़की आकर्षक थी। रंग गोरा, तिकोनिया चेहरे पर मछली जैसे होंठ। उसकी उम्र के लिहाज से शरीर भरा भरा था।
लंबे बालों को शायद उसने यूं ही छोड़ रखा था, जो पीछे झूल रहे थे। वह छपी सूती साड़ी पहने थी। दोनों हाथों में सोने की 3-3 चूड़ियों, कान में टॉप्स तथा गले में हल्का स्वर्ण हार था। ब्योमकेश ने नजदीक से एक बार फिर उसका मुआयना किया। वह सीधा होकर 3 कदम पीछे गया। वहां से उसने एक बार फिर देखा। पूरा मुआयना करने के बाद वह दोबारा उसके पास गया और इस बार लड़की के मुड़े हुए दाएं हाथ को देखा। उसने हथेली देखनी चाही, वह कोयले से काली हो गई थी। स्पष्ट था कि उसने ही चूल्हे में कोयला भरा था। उसने देखा कि हथेली के अंगूठे से पहली उंगली सटी हुई है। दोनों को अलग करने में एक छोटा तिनका निकलकर नीचे गिर गया। उसने उठकर देखा। वह जली हुई माचिस की तीली थी। तीली को नजदीक से देखने के बाद उसने फेंक दिया। फिर उसने लड़की के बाएं हाथ को देखा। हथेली बंद थी। उसकी उंगलियों को हटाकर मुट्ठी खोली तो नीचे माचिस की डिब्बी गिर गई। ब्योमकेश ने डिब्बी को खोलकर देखा। उसमें कुछ तीलियां बची हुई थीं। फिर सोचकर वह धीरे से बोला, वही तो जो मैंने सोचा था। वही निकली। मृत्यु तभी हुई जब उसने चूल्हा सुलगाने के लिए माचिस जलाई। ब्योमकेश ने अब उसे छोड़कर रसोई घर में चारों ओर नजर दौड़ाई। उसने लड़की के पीछे से दरवाजे तक फर्श पर बने पदचिह्नों को देखा और बोला, नहीं, मृत्यु के समय रसोई घर में कोई और नहीं था। बाद में एक महिला ने प्रवेश किया और फिर हाबुल अंदर आया। उसी समय रसोई घर के बाहर कुछ आवाजें सुनाई दीं। ब्योमकेश बोला, शायद डॉक्टर साहब आए हैं। हाबुल, उन्हें अंदर ले आओ। हाबुल चला गया। उस समय मौका देखकर मैंने पूछा, कुछ मिला? ब्योमकेश ने हताश स्वर में कहा, ऐसा कुछ नहीं। इतना जरूर पता लगा कि मृत्यु से पहले तक लड़की को जरा भी आभास नहीं था कि उसकी मृत्यु होने वाली है। हाबुल डॉ रुद्रा को लेकर आ गया। डॉ रुद्रा मध्य वय के कलकत्ता के जाने माने फिजिशियन थे, किंतु वे अपने रुखे स्वभाव और क्रोध के कारण बदनाम भी थे। उनका पारा हमेशा आसमान पर रहता था। यहाँ तक कि भरने वाले मरीज के सामने भी उसको बर्ताव इतना बेहुदा और कर्कश होता था कि कोई डॉक्टर होता तो उसको दुकान छोड़ भाग जाना पड़ता। लेकिन जहाँ तक योग्यता का प्रश्न था, वे अपने हुनर में इतने माहिर थे कि लोग उनके इस स्वभाव के बावजूद हमेशा उन्हीं के पास जाते थे और यही उनकी सफलता का रहस्य था। उनकी प्रैक्टिस भी बहुत तगड़ी थी। डॉ रुद्रा की शक्ल उनका परिचय देने लिए काफी थी। काले यानी कोयले से काले, घोड़े जैसे मुंह पर चमकती छोटी छोटी लाल आंखें जिस पर पड़ती वह दहशत में आ जाता। होठों पर भी वह कर्कशता। कोट पैंट और जूते पहने जैसे ही उनका प्रवेश हुआ तो लगा जैसे वातावरण में तेज गर्मी की लहर व्याप्त हो गई है। हाबुल ने चुपचाप अपनी बहन की ओर इशारा कर दिया। डॉ रुद्रा ने अपनी आदत अनुसार रुखे स्वर में कहा, क्या है, मर गई क्या? ब्योमकेश बोला, आप देखिए और बताइए। डॉ रुद्रा ने क्रोधी निगाह से ब्योमकेश को देखा और बोले, आप कौन हैं? मैं परिवार का मित्र हूँ। ओह! उन्होंने ब्योमकेश को अनसुना करते हुए हाबुल से पूछा, यह लड़की कौन है? देवकुमार बाबू की बेटी। हाबुल ने स्वीकारोक्ति में सिर हिला दिया। डॉ रुद्रा के चेहरे पर एक उत्सुकता तैर गई। उन्होंने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, इसी का नाम रेखा है? हाबुल ने फिर सिर हिला दिया। क्या हुआ इसे? कुछ नहीं। एकाएक डॉ रुद्रा झुककर लकड़ी की नब्ज देखकर आंखों की पुतलियों देखी और उठकर बोले, उसकी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु लगभग 2 घंटे पहले हुई है। शरीर अकड़ गया है। उन्होंने यह बड़े चाव से कहा, जैसे यह सुनकर मौजूद लोगों में खुशी की लहर फैलने वाली हो। ब्योमकेश ने पूछा, क्या यह संभव है कि मृत्यु का कारण पता लग सके? यह लाश के पोस्टमार्टम पर ही पता चलेगा। मैं जाता हूँ। हाँ, मेरी फीस के 32 रुपए मेरे घर भेज दें।
और हाँ, पुलिस को सूचित करना न भूलिए क्योंकि मौत अप्राकृतिक है। यह कहकर डॉ रुद्रा घर से बाहर निकल गए। रसोई घर से बाहर आते हुए ब्योमकेश बोला, हाँ, पुलिस को सूचित करना तो जरूरी है, अन्यथा बाद में समस्या उत्पादन हो सकती हैं। मैं स्थानीय चौकी के इंस्पेक्टर वीरेन बाबू को जानता हूँ, मैं उन्हें सूचित कर देता हूँ। उसने एक कागज पर कुछ पंक्तियों लिखकर नौकरी को देते हुए कहा कि